गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। क्लास स्टार्ट हुई क्या भाई आपकी बताने के बाद मुझे, अगर आपने मुझे देखना सुनना शुरू कर दिया है तो प्लीज़ लेट मी नो। क्या आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू किया जाए? नमस्कार नमस्कार। बिहारी बाबू, दिव्या प्रकाश, निधि यादव, शुभम, ईशांत यादव, शुभम मौर्य, शिव प्रताप सिंह, अक्षय, राहुल, स्वाति, वो लोग के है। तो बेटा आज जो है मैंने कई सारे बैच एक साथ लेके आया हूँ मैं, क्योंकि इन सब बैच में सेम टॉपिक बचा हुआ है और नाम है इसका फ्लूइड, है ना। तो अगले हम 2-3 क्लास में बहुत सारे बैच एक साथ कंप्लीट करेंगे। जनरली मैं फ्लूइड को लास्ट में ही पढ़ाता हूँ, तो सुबह दोपहर शाम जो भी बैच थे जिसमें टॉपिक बचा हुआ था आज उन्हें साथ हम एक साथ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। राजन, जतिन, लक्ष्य, गुड आफ्टरनून है, गुड आफ्टरनून। ओम प्रकाश जी, गुड आफ्टरनून। आई सी यू कह रहे हैं राजन। विदित शर्मा। तो हमने एक जो सुबह वाला बैच है 8 से 9 वाला, उसके बच्चों को भी हमने बोला था कि भाई आप मंडे को रात को 9 बजे आ जाना। उम्मीद कर रहा हूँ कि उस बैच के बच्चे भी जुड़े हुए होंगे। जो रात को 9 बजे बैच चलता है उस वाले बच्चे तो होंगे ही होंगे, है ना। तो आप शुरू करते हैं आज ही क्लास, लिखेंगे फ्लूइड। ये बेटा हमारा टॉपिक का नाम है, ठीक है। छोटे छोटे से टॉपिक का कलेक्शन है इसके अंदर, काफी सारे छोटे छोटे टॉपिक हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे इसमें। देखो इन जनरल आप सभी को पता है मैंने आपसे कहा था भाई, एक जो अपने यहाँ कुछ बैच मैंने बोला था ना कि वो जो नॉर्मल बैच हैं कि उनमें मैग्नेटिज्म की एक वीडियो में डलवाऊंगा, उसके अंदर भाई फैराडे का लॉ आ जाएगा। मैंने बोला था, पता नहीं आप लोग सुनते नहीं हो, कि जब खत्म हो जाएगा तो मैग्नेटिज्म की चुंबकत्व की एक वीडियो डलेगी, है ना। तो वो मिल जाएगी आपको, ठीक है। अच्छा देखो, इसे सबसे बेटा लिखेंगे हम 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की 5 अवस्थाएं। पदार्थ की 5 अवस्थाएं। देखो इन जनरल आपको ये पता है कि अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी को देखें तो हमें पता है कि एक बच्चा कह रहा है कुड यू प्लीज एक्सप्लेन पोटेंशियल एनर्जी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेगेटिव एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बेटा नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कैसे भी हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है रेफरेंस पे। जैसे मान लो कि मैंने ये माना कि भाई मैं ये यहां से इस लाइन से मैं पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करूंगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो इससे ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी पॉजिटिव होगी, अगर इसके नीचे है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। मान लो कि आप अपने घर में छत को रेफरेंस मान रहे हैं कि छत जो है इसके ऊपर कोई वस्तु रखी है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। छत से कोई वस्तु अगर ऊपर होगी तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, लेकिन छत के नीचे होगी तो नेगेटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पर डिपेंड करती है। तो जब हम आईआईटी वगैरह की तैयारी करते हैं वहां ज्यादा डिटेल में समझते हैं, जहाँ पे हम फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ रहे होते हैं वहां में ज्यादा जरूरत पड़ती है इन चीजों की। यहाँ पे नहीं है, इसलिए आपको बहुत डिटेल में नहीं बताया गया, ठीक है। इस्पाल सिंह कह रहे हैं सर अभी ने सर ने खाया आदित्य रंजन सर को ट्रोल ना करे, प्रोटेस्ट नहीं करना मत करे, अपने स्टूडियो में बात के रील बनाए, गलती कर दी हमने जो कैरेविल पर कोर्स लिया। पता नहीं क्या लिख रहे हैं इस्पाल सिंह भाई। एक तो देखो मेरा ना कंट्रोवर्सी में इंटरेस्ट कम से कम रहता है ना, तो आप लोग मेरी क्लास में केवल फिजिक्स की बात क्या करें। आपने कभी देखा मैंने मुझे इधर उधर की बातें करते हुए? तो जो लोग आपको कमेंट पढ़े के आपको एंटरटेन करें, 10 मिनट आपको ज्ञान दें, तो उस क्लास में करना, है ना। चलो अब मैं थोड़े से कमेंट हटाता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे हैं मूर्ख टाइप के भी, कह रहा जी मुझे नींद आ रही है, क्या करूं मैं, खाना खा लिया है, क्या जवाब दूं इसका। मतलब इसे टाइम पास करना है क्लास में ना। अब हम कमेंट हटा रहे हैं, जब क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कमेंट तब लगाएंगे। क्लास में हमारे भाई टाइम पास करने के लिए मत आया करो भैया ना। हम ये मान के चलते हैं कि पूरी क्लास में अगर 10 बच्चे भी सीरियस हैं तो हमारी जिम्मेदारी उनके प्रति है। 1500 बच्चे बेवकूफ हैं, उन्हें हमें कोई मतलब नहीं, उन्हें एंटरटेन नहीं करने आ रहे हम कि उन्हें हम आके शेरो शायरी सुनाएं, चुटकुले सुनाएं, कंट्रोवर्सी के ऊपर बात बनाएं, फिर उतने रील काट के फिर उसे मैं टेलीग्राम पे डालूं, इंस्टाग्राम पे डालूं। तो 10 बच्चे में अगर सीरियसली हम उनके लिए हम आते हैं क्लास में। यहाँ देखो पदार्थ की 5 अवस्थाएं।
5 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इन जनरल हमें पता है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है हमारे आसपास, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन अगर आप थोड़ी सी हायर क्लास में गए होंगे, अगर आपने साइंस 12वीं क्लास में भी पढ़ी है, वहां पे एक स्टेट आपने और पढ़ी होगी पदार्थ की, प्लाज्मा स्टेट, जो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होती है। बहुत ही हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, जो एटम होते हैं ना, परमाणु, आपको पता है कि उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, नाभिक, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। तो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो पदार्थ जिन एटम से मिलकर बना है ना, तो उस एटम के न्यूक्लियस एक तरफ हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो जाते हैं। तो यानी कि इतनी एनर्जी मिल जाती है कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस का चक्कर काटना बंद कर देते हैं, बाहर ही निकल जाते हैं एटम से। तो प्लाज्मा स्टेट बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है। किसी बच्चे ने अगर बीएससी एमएससी की हो तो वहां पे एक स्टेट और पढ़ाई जाती है बहुत ही लो टेम्परेचर पे, बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट, बोस आइंस्टीन संघनन। तो पेपर में जनरली आपसे ये पूछता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम बताओ या पदार्थ की 5वीं अवस्था का नाम बताओ। तो पदार्थ की 5 अवस्थाओं के नाम याद रखेंगे, सॉलिड, लिक्विड यानी कि तरल, तीसरा यानी कि गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक लिखेंगे प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा, और एक बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट, बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। बोस आइंस्टीन संघनन, बोस आइंस्टीन संघनन। ठीक है, देखो तो बेटा सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। ये बेटा जो लिक्विड और गैस, इन दोनों स्टेट को हम कहते हैं फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब होता है बेटा जो बह सके, फ्लो कर सके। तो जब मैं क्लास में फ्लूइड कहूंगा, द्रव कहूंगा, तो बेटा द्रव के अंदर तरल भी आता है, गैस भी आता है। बहुत सारे बच्चे द्रव का मतलब केवल लिक्विड समझते हैं, फ्लूइड का मतलब होता है, फ्लूइड में आप लिक्विड को भी कंसिडर कर सकते हैं, गैस को भी। विच कैन फ्लो, जो बह सके, तो जो भी बह सके, फ्लो कर सके, उसे हम फ्लूइड में लेके आएंगे। तो लिक्विड और गैस, अगर मैं कहूं कि ये नियम फ्लूइड पे काम करेगा, द्रव पे काम करेगा, फ्लूइड पे काम करने का मतलब ये है कि वो लिक्विड पे भी काम करेगा और वो गैस पे भी काम करेगा। एसएससी सीजीएल में मेंस के पेपर में क्वेश्चन आया पेपर में कि जो बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट है, ये किस ईयर में प्रपोज्ड की गई थी। ये बोस भारत के ही हैं, लेकिन ये एसएन बोस, यहाँ पे जो बोस हैं ये, इनका पूरा नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। ये जगदीश चंद्र बसु नहीं है, ये सत्येंद्र नाथ बोस, एसएन बोस। तो बेटा जो बोस हैं ये भारत के आइंस्टीन को सब जानते ही हैं। तो ये 1924 में 1924 में ये स्टेट प्रपोज्ड की गई थी, ये आपको ध्यान रख सकते हैं। हालांकि टीसीएस वाले जो थे वो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछते थे, जहां में वो ईयर पूछते थे साइंस के अंदर भी, कि ये वाला नियम कब दिया गया, ये किताब किस साल पब्लिश हुई, ये कब हुआ, वो कब हुआ। अभी एडिक्यूटी जो पेपर ले रहा है, ये थोड़ा सा इस मामले में कि भाई इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, ये बच्चों को इधर उधर पटक दे रहा है, फालतू पैसे बच्चे खर्च हो रहे हैं, सिस्टम उतना बढ़िया इसका नहीं है कि पता चल रहा है कि बच्चे का माउस ही नहीं चल रहा, सारा सिस्टम स्लो चल रहा है, कहीं तबेले के ऊपर इसने कुछ बना रखा, वो सारे इसके नेगेटिव इशू हैं। लेकिन एकमात्र अगर इससे कोई पॉजिटिव चीज देखी जाए तो वो ये है कि इसने जो पेपर बनाया है वो पेपर का लेवल है, अच्छा लेवल है। अगर हम उन 2-4 चीजों को मिस छोड़ दें कि भाई मैथ का क्वेश्चन है और नीचे ऑप्शन दे रखे हैं कि कौवे क्यों उड़ते हैं और पक्षी क्यों उड़ते हैं, वो 9 सेट मैंने देखे अभी स्टेनो के, उनमें से अगर वो 2-3 चीजों को हटा दें तो पेपर का उसका लेवल अच्छा है। और उसने फिजिक्स के जो साइंस के क्वेश्चन पूछे ना, जैसे पेपर में भी बहुत ही कंसेप्चुअल स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे। ऐसे नहीं पूछा कि साइंस में हिस्ट्री पूछ रहा है कि ये स्टेट किस ईयर में आई, ये नियम कौन से साल में दिया गया, ऐसे नहीं, सारे बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन थे। बस दिक्कत क्या उसके साथ में कि जब बच्चा पेपर दे ही नहीं पाएगा, उसका माउस ही नहीं चलेगा, उसे बार बाउंसर पीट रहे होंगे, तो अच्छे पेपर करे क्या वो। जब उसका पेपर ही नहीं कर पा रहा, वो 1 घंटे में से आधे घंटे तो उसका माउस ही घूम रहा है, वो पता चला कि उसका फिर स्क्रीन वाइट हो जा रही है, वो सबसे बड़ी समस्या है। पता नहीं क्यों उसे डिफेंड करने में लगे हुए चेयरमैन साहब, पता नहीं कुछ हो सकता उन, अब वो तो उनको ही पता है क्या है क्या नहीं। तो बेटा पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। और इस लिक्विड और गैस स्टेट को हम कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं फ्लूइड, ठीक है, द्रव। तो इसके बारे में इस चैप्टर में बहुत बड़े से बात की जाएगी। तो अब हम यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक शब्द पढ़ेंगे, प्रेशर दाब।
फिर कोई फ्लूइड कितना दाब लगाएगा, सब बातों पे आएंगे वन बाय वन हम। तो प्रेशर दाब के बारे में बात करेंगे क्लास में। प्रेशर बटन लिखते हैं हम पी से। देखो अब एक बात समझना, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मैं भी ऐसे खड़ा हूं, आप सब ऐसे खड़े हो जाओ, सभी मोबाइल लेके अपना, ठीक है, सब बच्चे जो है अपना मोबाइल लेके खड़े हो जाएंगे, ऐसे खड़े हो जाओ। अब आप क्या करो, अब एक पैर पे खड़े हो जाओ, एक पैर पे। अब आपका पैर में पेन होने लगेगा, यानी कि ज्यादा दाब आपके पैर पे, ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होगा। अब आप एक अंगूठे पे खड़े होने की कोशिश करो, 2-4 सेकंड नहीं खड़े हो पाओगे। यानी कि मेरे शरीर का यही वजन जब 2 पैरों पर टिका था तो बड़ा कंफर्टेबल था, और जब एक पे है तो उतना कंफर्टेबल नहीं है मामला, और अंगूठे में तो दम ही निकल गया। ऐसे ही मान लो कि आपके पास एक बैग है, आप कहीं घूमने जा रहे हो, उस बैग के अंदर 20 किलो आपने वजन भर दिया, लेकिन उस बैग की जो बेल्ट है, जो तनी है, वो काफी चौड़ी चौड़ी है, काफी चौड़ी चौड़ी। आप बड़े कंफर्टेबली उस बैग को लेके चले जाओगे। सेम आप एक दूसरा बैग लो, 20 किलो वजन भर लो, लेकिन उसकी जो बेल्ट है ना तनी, वो बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी ना होकर एक तार बांध दिया मैंने, ऐसे तार बांध दिया और 20 किलो वजन लेके जा रहा हूं, भाई साहब तार पूरा गड़ जाएगा, पूरा खून निकलने लग जाएगा। यानी हमने क्या देखा कि एक्चुअल में वही 20 किलो वजन बहुत ज्यादा एरिया में था, जब बड़ी बड़ी यहाँ पे बेल्ट लगी हुई थी बैग की, वही पतले से तारों पर है। तो कोई वजन कितने एरिया के ऊपर गिर रहा है उसके भी अलग अलग प्रभाव दिखेंगे। उतना ही वजन ज्यादा एरिया पे आप कंफर्टेबली लेके चले जाओगे, उतना ही वजन कम एरिया पे आपका दम निकल जाएगा। यही आपके शरीर का वजन ज्यादा एरिया पे, 2 पैर पर टिका हुआ है तो बढ़िया लग रहा है, एक पैर पे तो हालत खराब हो गई और अंगूठे पे तो दम ही निकल गया। तो बेटा जो प्रेशर है, आप सबने देखा होगा कि जो प्रेशर होता है इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल। तो ये फॉर्मूला मुझे क्या बताता है, जरा बड़े ध्यान समझें, बल बटे क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला मुझे बता रहा है कि प्रेशर को मैं पी से लिख रहा हूं, फोर्स को लिख लो एफ से, एरिया को लिख लो ए से। बेटा फॉर्मूला मुझे बता रहा है कि अगर फोर्स सेम हो, यानी आपके शरीर का वजन तो वही है, सेम का सेम है, फोर्स अगर सेम हो, अगर वो फोर्स कम एरिया के ऊपर गिरेगा तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, ज्यादा दाब पड़ेगा। आपका शरीर, अगर यही शरीर का वजन 2 पैर की जगह 1 पैर पे हो तो ज्यादा दाब पड़ता है, अंगूठे पे हो तो दम से ही निकल जाएगा। ये वही बैग 20 किलो का आज भी है, 20 किलो का कल भी है, लेकिन जिस बैग की बेल्ट बहुत ही पतली होंगी, एक तार सा बंधा होगा, एरिया कम होगा, प्रेशर कंधों पे ज्यादा पड़ेगा तो तार बिल्कुल कंधों के अंदर धंस जाएंगे। तो प्रेशर जितना कम होता है, सॉरी एरिया जितना कम होता है उतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है। आप एक घर में कील लेना पतली सी, दीवार पर रखना, एक हथौड़ा मारना तो कील दीवार के अंदर घुस जाएगी। लेकिन वही कील जो है, अब आप पीछे से चौड़े वाला हिस्सा है, अब यहां पर रख के हथौड़ा मारना तो कील नहीं धस पाएगी। तो जो कील होती है, अगर उसका एरिया कम हो, जैसे आप हथौड़ा मारेंगे तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, कील अंदर पहुंच जाएगी। लेकिन इधर से कील मोटी है, उतना ही जोर से फोर्स लगाओ, उतना जोर से मारो, दीवार नहीं में घुस नहीं पाएगी। यानी फोर्स तो सेम ही है दोनों केस में, जितने तेज हथौड़ा पहले कैसे मारा उतने दूसरे कैसे मारा, फोर्स है सेम। लेकिन वो फोर्स कम एरिया पर डाले जाएगा तो वो ज्यादा प्रेशर लगाएगा तो आपकी कील इजीली दीवार के अंदर घुस जाएगी। आपके पास में गुब्बारा है, उंगली मारना कुछ नहीं होगा, उतनी जोर से पिन मारना गुब्बारा फूट जाएगा, क्योंकि पिन की जो टिप है आगे की नोक जो है बहुत ही पतली है, एरिया कम है तो प्रेशर क्या पड़ता है ज्यादा। यानी अगर कोई चीज आपको चुभानी है गुब्बारे में, गुब्बारा फूट जाएगा पिन से, उंगली से नहीं। कील जो है पतली जिधर से होगी दीवार के अंदर इजीली घुस जाएगी। तो इसके लिए आप एक काम करो, सनी देओल का एक डायलॉग मैं बच्चों से कहता हूं कि याद कर लो। सनी देओल बोलता ना, काट दूंगा, काटना, चीर दूंगा, काटना, चीरना, गाड़ दूंगा। तो कोई चीज गाड़नी हो, चीरनी हो, काटनी हो, चुभानी हो, इन सब के लिए क्या होना चाहिए, एरिया होना चाहिए कम से कम, ताकि क्या पड़े, प्रेशर क्या पड़े ज्यादा से ज्यादा। जैसे आप सब ने घर में एक चीज देखी होगी, आप घर में मान लो कि 4-5 चाकू हैं, 4-5 नाइफ हैं, तो एक चाकू आपके घर में ऐसा होगा जो आपका फेवरेट होगा, उसे आप सब्जी काटना पसंद करते होंगे। क्यों? क्योंकि वो चाकू बहुत ही शार्प है, उसे घिस घिस के उसकी आपने बहुत ही पतली धार बनवा रखी है। अगर चाकू बहुत ही शार्प होगा, घिस घिस के उसकी बहुत ही पतली धार बना दी, तो यानी कि एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या पड़ेगा ज्यादा, तो आलू इजीली कट जाएगा। तो जितना कम एरिया, प्रेशर क्या पड़ेगा ज्यादा, तो इजीली आप आलू, टमाटर, प्याज काट दोगे। यानी जितनी ज्यादा शार्पनेस होगी, शार्पनेस कब आएगी चाकू में, जब उसे घिसा जाएगा, उसकी धार बहुत ही पतली कर दी जाएगी। जो पहले समुराई तलवारें होती थी ना,
उनकी धार बिल्कुल सर के बाल की जितनी पतली होती थी। जितनी पतली तलवार होगी, जितनी ज्यादा शार्प तलवार होगी, चाकू होगा, एरिया कम से कम प्रेशर ज्यादा मारेगा, एक ही बार में तलवार आदमी के दो हिस्से कर देगी। तो एरिया कम होने पर प्रेशर ज्यादा पड़ता है। ये हमें किससे पता चल रहा? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया के फॉर्मूले से। और यहां से एक बात मुझे क्या पता चली कि शार्पनेस के बढ़ने से विद इंक्रीज इन शार्पनेस प्रेशर इंक्रीजेज। शार्पनेस के बढ़ने से, शार्पनेस के बढ़ने से दाब बढ़ता है। शार्पनेस को हिंदी में भूल जाता हूं, हर क्लास में क्या बोलते हैं शार्पनेस को हिंदी में? शार्प यानी कि बहुत ज्यादा। शार्पनेस के बढ़ने से दाब बढ़ेगा। हिंदी माध्यम के बच्चों को पता है किसी को? बहुत ही शार्प चाकू है, याद आएगा मैं बता दूंगा, अभी लिखेंगे। शार्पनेस के बढ़ने से दाब बढ़ता है। तो जितना ज्यादा शार्प चाकू होगा, जितनी ज्यादा उस वो धार होगा, उतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। लेकिन बेटा अगर चाकू शार्प ना हो, ब्लंट हो, कुंद कहते ना कई बार कि चाक की तलवार की धार कुंद पड़ गई क्या, यानी कि कुंद चाकू या कुंद तलवार यानी कि इसकी धार बहुत मोटी है, शार्प नहीं है, घिस घिस के पतला नहीं कर रखा आपने। तो यहां पे लिखेंगे विद इंक्रीज इन ब्लंटनेस, विद इंक्रीज इन ब्लंटनेस प्रेशर डिक्रीजेज। कुंदता के बढ़ने से, कुंदता के बढ़ने से, सुना हो ना बड़ी जो पिक्चरें होती है राजा महाराजा वाली कि अभी मेरी धार कुंद नहीं पड़ी है। कुंदता के बढ़ने से दाब घटता है। तो बेटा अगर शार्पनेस के बढ़ने से दाब बढ़ेगा, लेकिन कुंदता के बढ़ने से घटे कुंदता, ठीक है। हाँ, तेज धार चाकू होगा तो दाब बढ़ेगा और कुंदता ज्यादा होगी तो दाब घटेगा। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो मैंने आपको लिखवाया प्रेशर का फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया। बेटा अगर मैं फोर्स के लिए फोर्स की ऐसा यूनिट यूज करूं, ऐसा ये मात्रा क्या होता है फोर्स का, याद है? न्यूटन। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। बेटा प्रेशर की ऐसा यूनिट बनती है पास्कल। इसका प्रेशर का यूनिट आ जाती है एग्जाम में, पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम पे है ये, पास्कल। और एक पास्कल का मतलब क्या होता है? एक पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर जो है इसकी ऐसा यूनिट होती है पास्कल, और एक पास्कल किसके बराबर है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, ठीक है। हाँ, पैनापन लिख सकते हो, पैनापन बढ़ने से दाब बढ़ता है। पैनापन अच्छा लग रहा है। पैनापन बढ़ने से, पैनापन बढ़ने से दाब बढ़ता है और कुंदता बढ़ने से दाब घटता है। पैनापन अच्छा लग रहा है मुझे, थोड़ा अच्छा शब्द लग रहा है। हाँ, शार्क मतलब कुशार्ग भी होता है शायद, सही लिख रहा है बच्चा ये। चलो अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, पहला क्वेश्चन ही करो। कितनों ने ध्यान से सुनी मेरी बातें और कितनों ने केवल ऐसे ही अवॉइड कर दिया, भी पता चल जाएगा। क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे, फिर आगे एबीसीडी लिखेंगे। इसमें लिखा है कि कुंद चाकू से चीजों को काटना मुश्किल होता है क्योंकि इट इज डिफिकल्ट टू कट थिंग्स विद ए ब्लंट नाइफ। कुंद चाकू से चीजों को काटना मुश्किल होता है क्योंकि, पहले लिखा है किसी दिए गए बल के लिए चाकू द्वारा लगाया गया दाब कुंदता में वृद्धि के साथ बढ़ता है। बेटा कुंदता बढ़ने से तो प्रेशर कम होता है, जितना कुंद चाकू होगा, जितनी कुंद तलवार होगी, दाब कम डालेगा। ये तो गलत हो गया।
कह रहा है कि एक तेज धार चाकू के द्वारा लगाए गए दाब को कम कर, एक तेज धार चाकू द्वारा लगाए गए दाब को कम करती नहीं, तेज, ये भी गलत हो गया। ए ब्लंट नाइफ डिक्रीज द प्रेशर ऑफ ए गिवन फोर्स। हाँ, कुंद चाकू चीजों काटने इसलिए मुश्किल होता है, जो कुंद चाकू होते हैं उनके द्वारा दाब कम लगाया जाता है। भाई मैंने अभी आपको बताया था कि अगर यहाँ पे आप देखो, ये लिखवाया ना यहाँ पे कि कुंदता के बढ़ने से दाब घटता है, तो जितना कुंद चाकू होगा दाब कम डालेगा। अगर कुंद चाकू का एरिया ज्यादा होता है, प्रेशर कम डालता है, तो कुंदता बढ़ने से दाब घटता है, जबकि पैनापन बढ़ने के साथ में दाब बढ़ता है। तो यहाँ पे देखो, इसने ये वाला ऑप्शन सी क्यों सही है, कह रहा है कि एक कुंद चाकू जो है कुंदता बढ़ने से दाब क्या होगा, कम होगा, इसलिए चीजें काटना मुश्किल होगा। जबकि जो शार्प एज होगी, जो तेज धार चाकू होगा, वो तो प्रेशर ज्यादा डालेगा। ये कह रहा है कि प्रेशर कम डालेगा, इसलिए गलत हो गया। इसमें कह रहा है कि कुंदता बढ़ने से प्रेशर बढ़ता नहीं, कुंदता बढ़ने से तो प्रेशर घटता है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। जिन बच्चों ने सी लिखा उनका ठीक है। कुछ हमारे पास में आ रहे हैं आंसर। किसके लिए इनफ है, किसके लिए हम पढ़ रहे हैं, कौन सा चीजें कंप्लीट होंगी इस क्लास में पढ़ने से, मैंने पहली क्लास में बता रखा है। तो चलती हुई क्लास भाई डिस्टर्ब मत करना है ना। तो जो बच्चे फालतू के कमेंटबाजी कर रहे हैं, ये दूर रहो। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ, जो प्रेशर है स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर है, दाब जो है ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो आप क्या बताओगे, ये स्केलर है कि वेक्टर है? ये देखो, अब याद करो, मैंने आपको क्लास में बताया था कि अगर कोई फॉर्मूला आपके सामने हो जिसमें दो चीजें हो, ऊपर नीचे या मल्टीप्लाई में, तो उन्हें बड़े ध्यान से देखना। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर दो चीजें मेरे पास में हैं, अगर वो दोनों चीजें में से एक वेक्टर एक सदिश राशि है, तो जिसका फॉर्मूला है वो वेक्टर होगा। दोनों के दोनों स्केलर अदिश हैं, तो इसका फॉर्मूला वो स्केलर होगा। लेकिन अब बेटा पता दिक्कत क्या है, यहाँ पे जो फोर्स है ना, ये भी वेक्टर क्वांटिटी और एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है। और मैथमेटिकली वेक्टर अपॉन वेक्टर अलाउड ही नहीं है। कभी भी आपको किसी फॉर्मूले में ऊपर भी वेक्टर और नीचे भी वेक्टर नहीं दिखेगा। अगर दोनों चीजें मल्टीप्लाई में हो तो वेक्टर दोनों हो सकती हैं। जैसे आपको पता है कि जैसे हमने पढ़ा था ना, ये कि वर्क का फॉर्मूला पढ़ा था, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर बल गुणा विस्थापन। तो दो वेक्टर क्वांटिटी की मल्टीप्लाई तो हो सकती है, पर वो मैथमेटिकली ऊपर नीचे वेक्टर क्वांटिटी अलाउड नहीं है। ऐसे आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है ना, पता क्या करना पड़ेगा, एक को इधर लेके जाओ, ये प्रेशर इनटू एरिया हो गया, ये फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है। ये बेटा प्रेशर जो है ना, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। एक वेक्टर एक स्केलर, अगर दो चीजें मल्टीप्लाई में हो, एक सदिश एक अदिश हो, तो जिसका फॉर्मूला वेक्टर बनेगा, यानी कि मैथमेटिकली बिल्कुल वैलिड है। जो प्रेशर है हमारा, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। दाब जो है ये अदिश राशि है। और याद रखना, अगर कभी आपको प्रेशर का फॉर्मूला बिना वेक्टर के लिखना है तो ऐसे आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो बिल्कुल गलत तरीका है। आपको ए को इधर लेके जाना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखोगे, इन वेक्टर फॉर्म ऐसे लिखना पड़ेगा। जैसे मैं एक पेपर बताता हूं आपको, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला प्रेशर के लिए सही है। उसने एक में लिख दिया ऐसे, पी वेक्टर इजकल टू एफ वेक्टर अपॉन ए वेक्टर। एक में उसने लिख दिया ऐसे, P इजकल टू एफ वेक्टर अपॉन ए वेक्टर। एक में लिख दिया उसने ऐसे, P इंटू ए वेक्टर इजकल टू एफ वेक्टर। एक में लिख दिया उसने P वेक्टर डॉट ए वेक्टर इजकल टू एफ वेक्टर। अब बहुत सारे बच्चों ने क्या देखा, उन्हें ये तो पता था कि प्रेशर स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है, तो उन बच्चों को पता है कि प्रेशर स्केलर है अदिश, तो उन्होंने देखा कि प्रेशर पे तीर बना रखा है, तो ये गलत हो गया। प्रेशर पे तीर बना रखा है, ये भी गलत हो गया। तो उन बच्चों को लगा कि बी और सी ऑप्शन तो सही, एक ही बात है भाई। यहाँ पे ये वेक्टर बना हुआ था, उन्हें क्या लगा, अगर मैं इस ए वेक्टर को भी इधर ले जाऊंगा तो P डॉट ए वेक्टर इजकल टू एफ वेक्टर आएगा। उन्हें लगा कि दोनों तो सही, दोनों ये गलती से ऐसे बना दिए ऑप्शन। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारा उन्होंने बी पर टिक लगा दिया, बहुत सारा उन्होंने सी पे। बेटा ये वेक्टर अपॉन वेक्टर तो अलाउड है ही नहीं, तो इसमें जो आंसर बनेगा वो सी ऑप्शन बनेगा, P डॉट ए वेक्टर इजकल टू एफ वेक्टर। ये इसकी सही फॉर्म है। तो अगर आपको कभी प्रेशर का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में लिखना तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, P डॉट ए वेक्टर इजकल टू एफ वेक्टर। अगर आपको बिना वेक्टर फॉर्म के लिखना है तो जो आपने बचपन से पढ़ा है कि दाब क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जितने बच्चे भाई क्लास में लेट आकर गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून हेलो हाई कर रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है क्लास डिस्टर्ब ना करें, इस क्लास को बाद में देख लेना हो, है ना। और चलती क्लास में पता नहीं भाई आप लोग क्यों आके 9:30 बजे
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, नारेबाजी करने लग जाते हो। थोड़ा बुद्धि का प्रयोग किया करो, मतलब कॉमन सेंस है ये तो। ये आपको आपके बैच में बिल्कुल लास्ट में क्लास चल रही है और आज भी मुझे ये बातें बतानी पड़ रही हैं। या तो मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है कि मैं आपको ढंग से नहीं बता पाया हूं, या आपके लिए शर्मिंदगी की बात है कि इतनी क्लास के बाद भी आपको इतनी तमीज नहीं आई है अभी तक, है ना। और कुछ तो इतने बुद्धिहीन होते हैं, उन्हें कितना भी कुछ भी कह लो, है ना। क्योंकि भगवान जब बुद्धि बांट रहा था तो सबको बराबर नहीं बांटी उसने। ये सबसे बड़ा फ्रॉड है धरती पे कि सबको भगवान ने बराबर बुद्धि दी है। बिल्कुल नहीं दी, कुछ को दिमाग से पैदल बनाया ही है भगवान ने। अब यहाँ आ जाओ। तो बेटा हमें दो तीन बातें मैं आपको एक बार रिवाइज कराता हूं। मैंने अभी तक क्या बताया? एक तो बताया कि जो प्रेशर है हमारे पास में, इसका फॉर्मूला याद रखना है कि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। एक मैंने कहा कि प्रेशर स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आपको इसे ऐसे लिखना पड़ेगा। एक मैंने आपको बताया कि जो प्रेशर है ये स्केलर अदिश राशि के साथ में क्या बताया कि इसकी जो एसआई यूनिट है वो याद रखना है कि इसका एसआई मात्रक एक साइंटिस्ट के नाम पे है पास्कल, और पास्कल को लिखते हैं हम पीए से। और मैंने ये भी बताया था कि एक पास्कल किसके बराबर होता है? प्रेशर नापते हैं पास्कल में, फोर्स न्यूटन में, एरिया मीटर स्क्वायर में। तो एक पास्कल जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक बच्चा कह रहा है कि हमें लगता था बुद्धि सबको बराबर मिली है। बिल्कुल फ्रॉड है ये बहकाने का तरीका है। भगवान ने सबको बराबर बुद्धि नहीं दी, किसी को वास्तव में बहुत इंटेलिजेंट बनाया है। तो भगवान सबको बराबर बुद्धि देता तो क्या सब लोग जो हैं वो आइंस्टीन, न्यूटन, महात्मा गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह, ये जो बड़े बड़े लोग हुए हैं इनमें कुछ तो अलग दिया है, कुछ तो डिफरेंट होगा ना, तभी तो उनके मरने के भी हम इतने 50-100 साल 200 साल बाद उनकी बात कर रहे हैं। तो कुछ तो है, कुछ को तो दिया है ज्यादा, और कुछ को वास्तव में बनाया भगवान ने ऐसा है ताकि समाज चलता रहे। सब खतरनाक बुद्धि के लोग बना देंगे तो भी दिक्कत है। तो भगवान ने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है, बराबर किसी को नहीं दिया। कहते जी नहीं बराबर मिला है, वो यूज करने के ऊपर है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं ऐसा। वो किसी और के विचार अलग हो सकते हैं, पर मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूं इस बात से। अगर ऐसे ही होता तो एक छोटा सा बच्चा जो होता है 2.5-3 साल का, वो कितना भाई दिमाग यूज कर रहा होता है। कुछ नहीं देखते, कहते हैं बचपन में भाई बड़ा इंटेलिजेंट है यार ये तो, बचपन में ही उसकी हरकतें बता देती हैं कि हाँ तेज चल रहा है। और कुछ बिल्कुल सुस्त होता है, ढुलमुल सा, वो हिलता भी नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है, वो कौन सा वो आईआईटी में जाके पढ़ रहे हैं दोनों बच्चे, हैं? कोई बात नहीं वरुण भाई, एक आध चीज खुद से भी करेगा सारा, हम बता देंगे, एक आध खुद से भी कर लेना है। चलो अब यहां आ जाओ। ये बेटा जो प्रेशर है हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया, इसमें मैंने अभी आपको बताया अगर एरिया कम हो तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। तो केवल इसके फायदे नहीं है कि एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। भाई एरिया कम प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, तो कोई चीज गाड़नी हो, काटनी हो, चीरनी हो, चुभानी हो, बढ़िया है। लेकिन इसके भी अपने फायदे हैं कि अगर एरिया ज्यादा हो तो प्रेशर कम पड़ेगा। इसके अपने देखो अलग फायदे हैं। भाई एरिया कम प्रेशर ज्यादा, इसके फायदे तो मैंने आपको बता दिए। जब एरिया कम हो प्रेशर ज्यादा हो तो कोई चीज काटनी हो, चीरनी हो, गाड़नी हो, चुभानी हो, तो एरिया कम होगा, प्रेशर अधिक पड़ेगा, चीजें इजीली गड़ जाएंगी, काट देंगी, चीर देंगी, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन जब एरिया ज्यादा है प्रेशर कम पड़ता है, इसके देखो फायदे क्या है। आपने एक चीज सुनी होगी कि जो ऊंट होता है वो रेगिस्तान का जहाज होता है। तो ऊंट जब रेगिस्तान में रेत के ऊपर बड़े मजे से क्यों भाग लेता है? आप कभी जो बच्चे राजस्थान के होंगे कि जिन्होंने ऊंट देखा होगा उन्हें बिल्कुल समझ जाएंगे। वो ऊंट के पैर देखना आप कभी, बहुत ही बड़े बड़े पैर होते हैं ऊंट के, और बिल्कुल लगता है फोम भरी हुई उसके पैरों में, बिल्कुल गद्दी नुमा। बचपन में आपने पढ़ा हो ना कि ऊंट के पैर बड़े बड़े और गद्दी नुमा होते हैं। देखो इससे ऊंट को क्या फायदा होता है। अब अरे ये एरिया कम प्रेशर ज्यादा के तो अपने फायदे हैं, लेकिन एरिया ज्यादा हो प्रेशर कम पड़ेगा, इसके अपने अलग फायदे हैं। एरिया ज्यादा प्रेशर कम पड़ेगा तो इसके फायदे क्या हैं? जब दाब कम से कम पड़े, तो अगर आप ऊंट के पैर देखेंगे तो बेटा जो ऊंट के पैर होते हैं ना, कैमल के जो ऊंट के पैर होते हैं उसके पैरों का एरिया होता है बहुत ज्यादा। अगर ऊंट के पैरों का एरिया बहुत ज्यादा है तो प्रेशर कम पड़ेगा, यानी कि ऊंट के पैर रेत में धंसेंगे ही नहीं। लेकिन बेटा जो घोड़ा होता है ना उसके होता है खुर। घोड़े के अगर पैर देखो ना
उसके पैरों का एरिया बहुत कम होता है जो घोड़ा होता है। अब घोड़े के पैर का एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा डालेगा रेत के ऊपर, उसके पैर तो रेत में धंस जाएंगे, तो बार बार जब वो भागेगा तो बार बार रेत में पैर धंस रहे होंगे, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन जो ऊंट है पैर का एरिया ज्यादा है, प्रेशर कम पड़ेगा, उसके पैर धंसेंगे नहीं रेत में, और थोड़े से गद्दी नुमा भी हैं, थोड़े से स्पंजी टाइप के भी हैं, तो वो भागता ना रेत के ऊपर फिसलते हुए भागता है, बढ़िया बेहतरीन। ठीक है। ये बच्चा कह रहा है कि एक लड़की को हाई हील सैंडल पहनने पर चलने में दिक्कत होती है। बिल्कुल सही है। वो नहीं कहते कि कई बार कि भाई हाई हील नहीं पहननी चाहिए, लेकिन लड़कियों के साथ समस्या क्या है कि भले थोड़ा बहुत कष्ट मिल रहा हो, लेकिन अगर फैशन बढ़िया लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि हम सुंदर लग रही हैं, हम अलग से लग रही हैं 4-5 में, वो फिर बाकी चीजें अवॉइड कर देती हैं। अब मान लो कई बार तो कुछ पेंसिल टाइप की हील पहनती हैं ऐसे। अब देखो मान लो कि अगर बहुत ही कम एरिया हो गया, एरिया कम होगा, प्रेशर ज्यादा पड़ेगा उनकी एडीओ पर, यहाँ पे ना जो ये घुटने के नीचे वाला पैर वाला हिस्सा होता है, बहुत दर्द होता है, जो जो एडिया होती है ना दर्द होता है, लेकिन उन्हें उससे मतलब नहीं है। लेकिन शादी ब्याह में वो अलग सी दिख रही थी, सारी आंटियां उन्हें देख रही थी, वो फलाने की लड़की जो है बड़ी सुंदर लग रही है, बड़ी लंबी सी है, तो उन्हें उस बात से मतलब है। तो एरिया जितना कम होगा प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो दिक्कत आएगी। इसलिए रीढ़ की हड्डी में समस्या होना, कमर में दर्द रहना, उसकी एक वजह महिलाओं के साथ में ये भी है कि इसलिए जिनकी हाइट थोड़ी ठीक ठाक होती है वो देखना वो फ्लैट ही पहनती हैं, जो थोड़ी सी छोटी हाइट की हैं तो उनकी कई बार मजबूरी है, चलो कभी कभी चल जाता है उसमें। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर हाथी के पैर भी बड़े होते हैं। बेटा हाथी के पैर बड़े तो होते हैं, ठीक है, हाथी के पैर बड़े हैं, लेकिन हाथी के साथ दिक्कत पता है क्या है, हाथी का बेटा वजन भी बहुत ज्यादा है, तो फोर्स भी डालेगा वो। जितना वजन ऊंट का है अगर उतना ही हाथी का भी होता तो फिर हाथी के लिए भी चलना आसान होता। भाई वजन ऊंट का हाथी का अगर बराबर होता तो हाथी के पैर भी बड़े, ऊंट के बड़े, दोनों प्रेशर कम डालते, दोनों बढ़िया भागते। अब लेकिन अभी क्या है कि ये हाथी का जो भारी शरीर भी बहुत है, तो क्या करेगा, प्रेशर ज्यादा डालेगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। तो ऐसे अगर मान लो कभी आपने एक चीज और देखी होगी, आप कभी गाड़ी लेके जा रहे हैं और आपकी गाड़ी जो है कभी मान लो कि रेत वेत में मिट्टी विट्टी में फंस जाए, है ना, कोई रेत वेत में आपकी गाड़ी फंस गई, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मान लो गाड़ी जो है अभी निकल नहीं पा रही है ना, कोई ट्रैक्टर वैक्टर से खींच रहे हैं और धंस जा रही है ये, तो बड़ी समस्या हो रही है गाड़ी को निकालने में। तो फिर क्या करा जाता है, इस गाड़ी के टायरों से हवा कम कर देते हैं, ताकि जब टायरों से हवा कम करेंगे तो टायर से दब जाएंगे, ऐसे बैठ से जाएंगे ये ऐसे। तो इससे फायदा क्या होगा, अगर आप गाड़ी के टायरों से हवा कम कर देंगे तो उसके टायर जो है ज्यादा चिपक सी जाएंगे जमीन से, एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम डालेंगे तो ये टायर जो है रेत के अंदर धसेंगे नहीं। तो गाड़ी को रेत वेत से निकालना हो तो उसमें आप हल्की सी हवा कम कर सकते हैं, थोड़ी सी हवा कम कर दो तो थोड़े टायर बैठ जाएंगे, फिर आराम आराम से उसे धीरे धीरे आप बाहर निकाल लो, किसी ट्रैक्टर वैक्टर से खिंचवा के कैसे भी करके। थोड़ी सी हवा तो है ही, तो आसपास जो भी पंचर वगैरह लगाने वाला उसकी दुकान तक आप पहुंच ही जाओगे। यानी कि बिल्कुल ही हवा निकाल दी और बिल्कुल ही रिम पे आके टिक गई, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है। तो हमने क्या देखा क्लास में, अभी हमने केवल आपको एक बात बताई कि प्रेशर जो होता है उसका एक बेसिक फॉर्मूला है, फोर्स अपॉन एरिया। जितना कम एरिया उतना ही ज्यादा प्रेशर, उतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो कोई चीज गाड़नी आसान होगी, एरिया कम होगा, शार्प चाकू तलवार होंगी तो चीजें काटनी आसान होंगी। मान लो कि बहुत ही कम एरिया होगा पिन का तो इजीली गुब्बारे के अंदर चुभ जाएगा। तो जितना कम एरिया प्रेशर उतना ज्यादा उतना बढ़िया रहेगा। लेकिन एरिया ज्यादा हो प्रेशर कम पड़े उनके अपने फायदे से, ऊंट का चलना आसान है रेत के ऊपर, आप खड़े हैं दोनों पैरों के ऊपर खड़े, ज्यादा एरिया के ऊपर प्रेशर कम पड़ रहा है, पैरों पर आराम से खड़े हैं, एरिया कम कर देंगे तो खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे आप जब बैग खरीदते हैं मार्केट से तो उसकी चौड़ी छोटी तनी होनी चाहिए ताकि एरिया ज्यादा हो, प्रेशर कम पड़े, कंधों पे इजीली कैरी कर सकें। तो सारी बातें डिपेंड करते हैं कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे हम प्रेशर अप्लाइड बाय फ्लूइड, किसी द्रव के द्वारा लगाया गया दाब। क्लास कब चालू हुई, 9 बजे हुई। कोई नहीं बाद में देख लेना, जो बच्चे लेट आए हैं उन्हें बीच में समझ में नहीं आएगा, शुरू से देखना 9 बजे से। ठीक है। बीच में देखोगे तो कुछ हवा नहीं आएगी। अब हम बता रहे हैं प्रेशर कह रहा है जी बर्नौली थ्योरम बता दो, सब आएगी, पहले एक चीज तो जाने दो, एक चीज भी हुई नहीं है। अभी मैंने केवल 3 बातें बताई कि कोई पूछे कि प्रेशर जो है वो अदिश है कि सदिश है, स्केलर है कि वेक्टर है। प्रेशर याद रखना स्केलर क्वांटिटी है, ये याद रखना।
प्रेशर जो है, एक याद रखना कि इसका मात्रक पास्कल है, ये याद हो गया कि प्रेशर का मात्रक पास्कल है। पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। ये अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी है। फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। ये 3 बातें याद रखनी है बस। अगर ये 3 बातें याद रख लिया आपका काम हो जाएगा। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया है, अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर अधिक बढ़ेगा। तो जैसे हमारे पास जो शार्प चाकू है उसका एरिया कम होता है, घिस घिस के उसकी धार हम पतली कर देते हैं। एरिया कम, प्रेशर ज्यादा, इजीली सब्जियों को काट देगा। तो शार्पनेस बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है। लेकिन अगर कुंद चाकू होगा, इसकी धार मोटी होगी, प्रेशर कम डालेगा। ये 3-4 मोटी मोटी बातें तो बताइए मैंने आपको अभी तक, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे आते हैं बेटा, किसी द्रव के द्वारा, द्रव का मतलब मैंने आपको बताया था आज क्लास में शुरू में जो बच्चे आए हुए हैं कि द्रव का मतलब होता है तरल या गैस, कोई लिक्विड या कोई गैस। तो कोई लिक्विड या गैस यानी कोई फ्लूइड जो प्रेशर लगाएगा उसकी हम बात करेंगे। इसका हम हल्का फुल्का जिक्र पहले भी कर चुके हैं हीट वाले चैप्टर में, लेकिन आज थोड़ी डिटेल में करेंगे। देखो एक बच्चे बड़ा आंदोलन का बड़ा कमेंट कर रहे हैं। बेटा देखो, आंदोलन में समस्या क्या है ना, जहां पे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल ज्यादा ज्ञानी होते हैं, वो जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ज्यादा ज्ञानी लोग हैं, उनका एक साथ होना, एक राय होना बड़ा मुश्किल होता है। मान लो कहीं पे ऐसा कि कोई ऐसा समाज है जहां बहुत ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं है, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, उनमें अगर एक बंदा ज्ञानी हो, उन सबको लीड कर लेगा वो। यहाँ क्या सारे ही ज्ञानी है, अब सारे टीचर ज्ञानी है, अब सबको लग रहा है कि भाई मैं अपना नाम चमका लूं, मैं अपना नाम चमका लूं। कुछ तो इसी चक्कर में लगे हुए हैं, यानी उन समस्या कोई समझ नहीं रहा है कि भाई है क्या। तो कुछ लोग जो थे कि भाई चलो एक कॉल किया, भाई किसी भी टीचर ने किया, वो किसी भी कोचिंग का हमें मतलब नहीं है, सब कोचिंग वाले चले गए। लेकिन वहां समस्या क्या आ रही है कि भाई सब अपने अपने में लगे हुए हैं। आपके पास मतलब देखो, जब भी आप कोई प्रोटेस्ट करते हो ना, अगर आप अपने शहर में भी एक मोमबत्ती का मार्च भी निकालो ना, आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है ऑलरेडी। तो परमिशन कितने बजे तक की है या नहीं है, प्रशासन क्या कह रहा है। हमारे यहाँ टिकैत साहब हुए, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोलते थे, वो महेंद्र सिंह टिकैत अभी नहीं रहे, वो राकेश टिकैत के पिताजी। अगर आप सरकार से 1 रुपया मांगने जाओ, अगर वो 25 पैसे देना तो चुपचाप लेके आ जाओ। तो आपको मांग क्या है, रिजिड नहीं होना, आपको कई बार थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। आप सोचो कि हम ही बदमाश हैं, तो ऐसे नहीं होगा ना। 150 करोड़ के देश में 10-20 हजार लोग इकट्ठे करना बड़ा आसान है। तो जो सरकार है वो 150 करोड़ लोगों को प्रतिनिधित्व कर रही है, वो गलतियां कर रही है, आप उन्हें बताओ, लेकिन उसका तरीके से। तो इसलिए बार बार एक कमेंट मत करो कि भाई ये क्या हुआ आंदोलन का, क्या नहीं। आप भी समझदार हो, पता आपको भी है। तो आप सोचो कि हम ही अगर ये झंडे गाड़ देंगे, वहां पे 1-1.5 लाख बच्चा पहुंचे, कुछ प्रोटेस्ट हो रहा हो शांतिपूर्ण तरीके से, तो ठीक है। अब थोड़े बहुत लोग पहुंच रहे हैं, उसमें भी अलग अलग मोटिव हैं किसी के, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के भी मान लो छात्र नेता आ गए, वो अलग वो कर रहे हैं, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। तो क्या बोले भाई। और मेरा क्या है ना, इनसे मैं थोड़ा दूर रहता हूँ, इसलिए मैं ना इनके बारे में ज्यादा कुछ बातें करता हूँ। मुझे रहता है कि जब मैं क्लास में हूँ तो केवल उसकी बात करूँ, लेकिन आप लोग एक ही कमेंट इतनी बार कर देते हो ना, कई बार अब मजबूरी हो जाती है टीचर की। और फिर दिक्कत सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं अगर कुछ बोलूंगा तो आपको लगेगा सर आप तो जिस कोचिंग में पढ़ा रहे हो उसका फेवर करोगे ही, आप तो अपनी टीचर की बात करोगे। तो इसलिए मेरा बोलने कोई तुक भी नहीं है। कोई इंडिपेंडेंट आदमी बाहर का बोले तो वो ज्यादा बढ़िया बता पाएगा। अब मैं तो कुछ भी कहूंगा आपको तो ये लगेगा भैया आप अपने साथ वालों को तो डिफेंड करोगे। अब देखो यहां पर ये बेटा हमारे पास में समुद्र देवता है, ये धरती माता है। क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, आज आपने टाइम बड़ा खराब कराया मेरा। 10:15 तक पढ़ाऊंगा कम से कम। जितने मिनट खराब कराओगे उतने मिनट 10 बजे के बाद में ऐड होते रहेंगे। मुझे पढ़ाना 1 घंटा है पूरा, चाहे वो 10 तक पढ़ लो चाहे 10:30 तक पढ़ लो। ये पहाड़ देवता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप मान लो, आपको पता होगा अगर आप समुद्र तल पे खड़े हुए हैं तो क्या होगा बेटा, हमारे ऊपर कितना प्रेशर काम करेगा। देखो हम सब में, हम जैसे मान लो कि अपने छत पे खड़े हो जाए, कहीं भी खड़े हैं, जमीन पे कहीं भी खड़े हैं, तो हमारे ऊपर एक प्रेशर काम कर रहा होता है, हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। ये जो वायुमंडलीय दाब है, ये वायुमंडल जो हमारा गैसों से मिलकर बना है ना, इन गैसों की वजह से हमारे ऊपर एक दाब लगता है, उसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और ये वायुमंडलीय दाब सी लेवल पर कितना, ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, पेपर में आता है, ठीक है। अगर मान लो कोई व्यक्ति जो है वो सी लेवल पे है, समुद्र तल पे है, तो उसके ऊपर कितना प्रेशर काम कर रहा है ये हमें पता होना चाहिए। तो समुद्र तल पे खड़े व्यक्ति के ऊपर जो प्रेशर काम करता है उसे हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बेटा ये वायुमंडलीय दाब जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, ये होता है 101-325 पास्कल के बराबर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक वायुमंडलीय दाब
वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने के बराबर होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर को किस में नापते हैं हम? पास्कल में। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसे मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, पी नीचे एटीएम यानी कि एटमॉस्फेरिक। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है? आपको सर हमें पता है 101 325 पास्कल के बराबर। ये बेटा वैल्यू आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद रखनी है, ये ऐसे मत याद रखना जैसे 1,01,325 है। बहुत सारे बच्चे याद कर लेते हैं कि लगभग 1,00,000 को एग्जैक्ट वैल्यू पूछता है, तो 1,01,325 पे याद रखो पिन कोड की तरह 101 325। अच्छा, इसी बात को मैं यहां पे ऐसे भी लिख सकता हूं, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 1.01325 गुणा 10 की पावर 5 पास्कल। तो 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट के बाद मैंने डॉट लगाई तो बेटा पावर कितनी बन गई? 5। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1.01325 गुणा 10 की पावर 5। अच्छा, आपको पता है कि 1.01 लगभग लगभग एक ही है और 10 की पावर 5 का होता है लाख, तो इसलिए हम कह देते हैं कि वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग 1,00,000 पास्कल है। तो लगभग 1,00,000 मन में भले ही ध्यान रखो, पर एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए 101 325। ये बेटा जो 1,00,000 पास्कल है इसे हम बार भी कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एक बार 1.01325 बार के बराबर है। यानी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लगभग लगभग एक बार के बराबर होता है और लगभग लगभग 1,00,000 पास्कल के। तो पेपर में पढ़ लेना कि वायुमंडलीय दाब अगर उसने बार में पूछा तो 1.01325 बार, पास्कल में पूछेगा तो 1.01325 गुणा 10 की पावर 5 और आ जाएगा, तो इतने पास्कल। तो पास्कल में लगभग 1,00,000 पास्कल, बार में लगभग लगभग एक बार। यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने का एक तरीका और है। जैसे आप क्या करो, एक ट्यूब ले लो और उस ट्यूब के अंदर भर दो मरकरी पारा, और ये जो मरकरी आपको भरनी है ये 76 सेंटीमीटर तक भरनी है। 76 सेंटीमीटर तक, मरकरी का सिंबल होता है Hg। तो अगर आप किसी ट्यूब में 76 सेंटीमीटर ऊंचाई तक मरकरी भर दें तो 76 सेंटीमीटर ऊंचाई की मरकरी इस ट्यूब की तली पर उतना ही प्रेशर लगाएगी, उतना ही दाब लगाएगी जितना कि एक एटमॉस्फेयर लगा रहा है। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बोलते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम, यानी 76 सेंटीमीटर ऊंचाई का पारा स्तंभ, 76 सेंटीमीटर ऊंचाई का मरकरी पारा जितना प्रेशर लगाएगा उतना होता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम ये भी लिखते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg का मतलब होता है मरकरी ऑफ Hg कॉलम, 76 सेंटीमीटर पारा स्तंभ की ऊंचाई, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम। बेटा 76 सेंटीमीटर जो है ना, इसे आप 760 मिलीमीटर भी लिख सकते हो। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो पेपर में ज्यादातर आता है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg कॉलम। तो एक वायुमंडलीय दाब जो है उसे 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ की ऊंचाई भी बोलते हैं, या 76 सेंटीमीटर पारा स्तंभ की ऊंचाई भी कहते हैं, या लगभग लगभग एक बार भी कहते हैं, या लगभग लगभग 1,00,000 पास्कल भी कहते हैं। तो पास्कल में पूछेगा तो 1,00,000, बार में पूछेगा तो लगभग एक बार, पारा स्तंभ की ऊंचाई पूछेगा सेंटीमीटर में तो 76, और कॉलम में उसमें मिलीमीटर में पूछेगा तो 760। दूसरी चीज बेटे, जो 760 मिलीमीटर ऊंचाई का मरकरी उतना ही प्रेशर लगाएगा जितना कि एटमॉस्फेयर लगाता है। यह बात हमें एक साइंटिस्ट ने बताई थी, टोरिसिली ने। तो उनके नाम पर हम एक वायुमंडलीय दाब को 760 टोर भी कहते हैं। टोरिसिली से कह लिया हमने टोर। तो 760 मिलीमीटर ऊंचाई का मरकरी कितना प्रेशर लगाएगा? एक वायुमंडल के बराबर। तो एक वायुमंडलीय दाब को हम 760 टोर भी कहते हैं। अब देखो, जिन पेपर में साइंस थोड़ी ज्यादा आती है, 10 की पावर 5 का होता है 1,00,000। कह रहे जी 10 की पावर 5 क्या होता है? जी 10 की पावर 5 क्या है? कविता देवी, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछा आपने। ये कह रहे 76 ही क्यों लिया? क्योंकि 76 सेंटीमीटर ऊंचाई का मरकरी ही उतना प्रेशर लगाता है जितना एक एटमॉस्फेयर लगाता है, इसलिए 76 लिया। अगर 75 का लगाया करता तो 75 ले लेते हम। अब देखो, जो बहुत आसान पेपर है उनमें पता है कि एक बार क्वेश्चन कैसे आया एसएससी टाइप के पेपर में, उसने कहा पास्कल बार टोर ये क्या है? पास्कल बार टोर क्या है? एक ऑप्शन लिखा था ये प्रेशर दाब के मात्रा के दाब के लिए यूज करते हैं हम, पास्कल भी यूज करते हैं, बार भी करते हैं और टोर भी करते हैं। जो अच्छे एग्जाम होते हैं या साइंस ज्यादा पूछता है वहां पे पता क्या पूछता है कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक वायुमंडलीय दाब कितने पास्कल के बराबर है, या कितने बार के बराबर है, या कितने मरकरी कॉलम के बराबर है, या कितने उसके। अब ये क्वेश्चन आपको कितना समझ में आया? अब ये एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा आपका।
बेटा क्वेश्चन करना है, इसका सी ऑप्शन मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। पहले बताओ कि इसका ए और बी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है। दोनों ही सही है कि दोनों ही ठीक हैं, दोनों ही गलत हैं। हम्म, देखो इसमें लिखा है कि ऐसा यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब की ऐसा इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल है। बिल्कुल ठीक है बेटा, मैंने आपको बताया था कि प्रेशर की ऐसा यूनिट होती है पास्कल, और एक पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। मीटर स्क्वायर को अगर आप ऊपर ले जाओगे तो मीटर की पावर -2 बन जाएगा, यानी बिल्कुल ठीक लिखा है ये। तो इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। और कह रहा है कि सीजीएस इकाई, बेटा सीजीएस का मतलब मैंने बताया था, सीजीएस का मतलब होता है सीजीएस प्रणाली का, जहां पे आप सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड का यूज करते हो, यानी कि आप मीटर की जगह किसका यूज करोगे, सेंटीमीटर का, तो मीटर स्क्वायर की जगह जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक लिखा है। और सीजीएस प्रणाली में याद करो, न्यूटन के चैप्टर मैंने आपको बताया था, न्यूटन लॉज में, कि सीजीएस प्रणाली में न्यूटन की जगह हम बल का मात्रक यूज करते हैं डाइन, तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दाब की जो ऐसा यूनिट होती है वो पास्कल होती है, एक पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन सीजीएस प्रणाली में न्यूटन की जगह डाइन आ जाएगा और मीटर स्क्वायर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बिल्कुल सही लिखा है। दूसरा ऑप्शन भी सही है बेटा। देखो प्रेशर को नापने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, बैरोमीटर। देखो जहां पर भी बार आ जाए ना तो समझ जाना क्यों प्रेशर का जिक्र होगा। भाई मैंने बताया था ना कि एक वायुमंडलीय दाब लगभग एक बार के बराबर होता है, तो बार प्रेशर के लिए यूज होता है, तो बैरोमीटर प्रेशर नापता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन देखना है इसका ठीक है कि गलत है। मिस रिया, अर्जुन छाड़, रोशनी, संजना, मोहित यादव, हिमांशी, साइना, बिहारी बाबू, नाजिया प्रवीण, प्रिंस चौरसिया, वरुण सक्सेना, सिद्धार्थ, हंसिका शुक्ला, इन बच्चों ने हमें सही सही आंसर दिए ज्यादातर ने। देखो अब यहां पे लिखा है कि एक वायुमंडलीय दाब आवश्यक दाब है एच जी कोलम, यानी कि मरकरी, एच जी कोलम के 76 सेंटीमीटर या एच जी कोलम के 760 मिलीमीटर, जो 1 एटीएम, एक एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर होते हैं, भी सही है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, 76 सेंटीमीटर एच जी कोलम या 760 मिलीमीटर एच जी कोलम। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है कि प्रेशर को बैरोमीटर में नापते हैं, प्रेशर का मात्रक पास्कल होता है, और एक एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है वो 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ की ऊंचाई है। सब कुछ ठीक है, ठीक है। आगे बात समझ में। अच्छा एक चीज और बताओ, अब बेटा यहाँ पे जो प्रेशर है वो है 101 325 पास्कल समुद्र लेवल पे, सी लेवल पे। अगर मैं सी लेवल से अंदर की तरफ जाने लग जाऊं गहराई में, तो आपको पता है कि प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। 101 325 पास्कल यहाँ था, थोड़ा और अंदर जाएंगे तो और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ जाएंगे तो प्रेशर और बढ़ जाएगा। गहराई के साथ में प्रेशर बढ़ता है, जितना आप समुद्र में गहराई में जाओगे उतना प्रेशर बढ़ेगा। आप खुद सोचो, एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, उसके ऊपर के इतनी ऊंचाई तक का पानी का दाब लग रहा है, जो यहाँ बैठा है उसे इतनी ऊंचाई तक का पानी दबा रहा है, यहाँ वाले को इतनी ऊंचाई तक का पानी दबाएगा, और यहाँ वाले को दम ही निकल जाएगा, इतनी ऊंचाई तक का पानी दबाएगा। तो जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी तो आपके ऊपर पानी का लेवल बढ़ने लगता है, तो जितना आप गहराई में जाओगे तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज। तो हमें ये पता है ऑलरेडी कि गहराई बढ़ने से प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज करता है, दाब की वैल्यू बढ़ती है। अगर हम सी लेवल से ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर घटेगा, तो ऊपर जाने पर प्रेशर दाब का मान घटता है। और ऊपर क्यों घटता है वो भी बता देता हूं अभी मैं। देखो ये हमारी धरती माता है, और इसके चारों तरफ का एटमॉस्फेयर है, वातावरण, धरती के चारों तरफ का, धरती के चारों तरफ का एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, ठीक है। अभी धरती के ऊपर बेटा ये पहाड़ है, ठीक है। अब मान लो कि एक व्यक्ति यहां पर खड़ा है, एक खड़ा है एवरेस्ट की चोटी पे। आपको सोचो जो जमीन के ऊपर खड़ा है उसके ऊपर इतनी ऊंचाई तक का एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, उसे इतना वायुमंडल दबा रहा है, जो चोटी के ऊपर खड़ा है उसे केवल इतना ही वायुमंडल दबा रहा है।
तो ये ज्यादा प्रेशर में है, ज्यादा एटमोस्फेयर दबा रहा है, इसे कम दबा रहा है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो प्रेशर की वैल्यू घटेगी, प्रेशर डिक्रीज होता है ऊपर जाने पर, और नीचे गहराई में जाने पर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, अब इसका यहाँ पे हम फॉर्मूला बनाएंगे, प्रेशर अप्लाइड बाय फ्लूइड। अब एक चीज बताओ, कोई भी फ्लूइड जो है, लिक्विड या गैस, उसके द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा वो एक किस पर डिपेंड करता है, उस फ्लूइड की ऊंचाई कितनी है। मतलब यहां पर है, आपके ऊपर इतनी ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है कि इतनी ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, आपके ऊपर इतनी ऊंचाई तक वातावरण है कि इतनी ऊंचाई तक है। तो प्रेशर इस बात पर डिपेंड करता है कि फ्लूइड की द्रव की ऊंचाई कितनी है। फ्लूइड में लिक्विड गैस दोनों आ जाते हैं बेटा। प्रेशर इस बात पर भी डिपेंड करता है उस फ्लूइड की डेंसिटी क्या है। आपको सोचो, उतनी गहराई में आप पानी में गए हो, उतनी गहराई में आप गए मरकरी पारे में, पारा बहुत डेंस होता है, बहुत भारी होता है, दबा देगा आपको, दम निकाल देगा। तो प्रेशर इस बात पर भी डिपेंड करता है कि कितनी ऊंचाई तक पानी भरा है, लिक्विड भरा है, और उसकी डेंसिटी क्या है। और वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, आप धरती पे हैं कि चांद पे हैं। तो किसी फ्लूइड के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा उसका फॉर्मूला होता है HDG। तो अगर कोई आपसे पूछे कि किसी फ्लूइड के द्वारा, किसी द्रव के द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसका फॉर्मूला होता है HDG। यहाँ पे H क्या है, D क्या है, G क्या है, मैं भी लिख रहा हूं। फिर आपसे मैं 3-4 क्वेश्चन पूछूंगा PDF से। देखो, S का मतलब यहाँ पे हाइट ऑफ फ्लूइड, द्रव की ऊंचाई, द्रव कितनी ऊंचाई तक भरा हुआ है। डी क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, द्रव का घनत्व, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, द्रव का घनत्व। और जी क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। ये फॉर्मूला लिख लो। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ जाएंगे, इस बैच से क्या होगा क्या नहीं होगा, सबसे पहली क्लास देकर आओ। तुम्हें अभी तक ये नहीं पता चलेगा इस बैच से क्या कवर होगा क्या कवर नहीं होगा। NTPC हो जाएगा, ग्रुप डी हो जाएगा, SSC हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लास पहली नहीं ली, इसका मतलब इसने आज तक। अगर आपने भाई ये क्वेश्चन कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि वो फॉर्मूला आप समझ गए। करो इस क्वेश्चन को, 10-20 सेकंड भले एक्स्ट्रा ले लेना, पर सही आना चाहिए सबका आंसर। ला 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 ला, करो ही है। देखो इसमें लिखा है, एक नियमित बेलनाकार बर्तन में एक तरल एक निश्चित ऊंचाई तक रखा जाता है। यदि इस बर्तन को किसी अन्य बेलनाकार बर्तन से बदल दिया जाए जिसके तल के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा हो, तो तल पर दाब क्या होगा। समझ रहे हो, इसने आगे एक बेलनाकार बर्तन है और कह रहा है कि जो बेलनाकार बर्तन हमारे पास में है, ये मान लो कि एक बेलनाकार बर्तन हम ले रहे हैं अभी, और कह रहा है कि इस बेलनाकार बर्तन में एक ऊंचाई तक लिक्विड भरा हुआ है। मान लो यहां तक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक, ये H ऊंचाई तक लिक्विड भरा है। फिर क्या कह रहा है भाई हमारे से, ये कह रहा है यदि इस बर्तन को किसी अन्य बेलनाकार बर्तन से बदल दिया जाए जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि बेटा ये बेस एरिया है ना, ये मान लो कि इस बर्तन का एरिया है A, अब ये सारा का सारा लिक्विड दूसरे बर्तन में डालेंगे जिसका एरिया आधा होगा। तो मुझे एक चीज बताओ, अब जो इसके अंदर ये लिक्विड भरा हुआ है
अगर आप इसको ऐसे बर्तन में एडजस्ट करना चाहते हो जिसका एरिया इसका आधा है, इसके लिए काम करता हूं मैं, थोड़ा सा यहाँ पे अलग से बता देता हूं आपको। मान लो बेटा मेरे पास में एक ये बर्तन ये है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, ये मान लो लिक्विड भरा है इसमें H ऊंचाई तक। अब एक चीज को फील करना, ये सारा का सारा लिक्विड मैं दूसरे बर्तन में डालना चाह रहा हूं, और उस बर्तन का जो एरिया है, जो बेस एरिया है, ये इसका आधा है। तो एक चीज बताओ, ये लिक्विड उस बर्तन में कैसे एडजस्ट हो जाएगा? इसका एरिया ज्यादा है, बेस एरिया उसका कम है, वो तभी एडजस्ट हो सकता है अगर दूसरे बर्तन बहुत ही ज्यादा ऊंचाई का हो। यानी दूसरा बर्तन जो है उसका अगर बेस एरिया कम हो, और उसका बेस एरिया कम है तो उसकी ऊंचाई ज्यादा होनी चाहिए। तो मान लो कि इसका बेस एरिया है आधा, तो इसमें ये यही लिक्विड इसमें उड़ेल दोगे आप तो ज्यादा हाइट तक जाके भरेगा ये। अब आपको पता है बेटा कि फ्लूइड जो है वो जो प्रेशर लगाता है तली पे डिपेंड करता है कि फ्लूइड की ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पे H ऊंचाई तक भरा हुआ है, अगर ये बेस एरिया आधा करोगे तो यही लिक्विड यहाँ पे डबल ऊंचाई में जाके एडजस्ट होगा। अगर ज्यादा हाइट बढ़ेगी तो यानी कि प्रेशर तली पे बढ़ेगा, जितना ज्यादा ऊंचाई तक फ्लूइड भरा होता है उतना प्रेशर डालता है तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पे कह रहा है कि फैक्टर नहीं, वो गलत हो गया। यहाँ पे कह रहा है रिड्यूस आधा हो जाएगा, बिल्कुल कम। यहाँ कह रहा है इंक्रीज होगा, बिल्कुल सही। यहाँ कह रहा है घटेगा, बिल्कुल गलत। वही प्रेशर होता है HDG, अगर आप हाइट पहले से डबल कर दोगे तो प्रेशर भी पहले से डबल हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि एक मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं यहां पर कि बेटा मेरे पास में एक बर्तन ये है, ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया अब आपके लिए, पिछला क्वेश्चन पढ़ के। जनरली मैं इस वाले क्वेश्चन को पहले पूछता हूं, एक ये एक ये। बेटा मेरे पास में 3 बर्तन है ये, और ध्यान सुनना, इन तीनों बर्तन का बेस एरिया सेम है। जितना बेस एरिया इसका है उतना ही तली का एरिया इसका, उतना इसका है, बस इसकी शेप ऐसी है, इसकी ऐसी है, उसके अंदर को है। इन 3 बर्तन में इसका नाम A बर्तन है, इसका नाम B, इसका नाम है C। बेटा इन तीनों बर्तन मैंने समान आयतन का इक्वल वॉल्यूम का पानी डाला। इसमें मैंने 2 लीटर पानी भर दिया, इसमें भी 2 लीटर भरा, इसमें भी 2 लीटर भरा। बताओ किस बर्तन की तली पे ज्यादा दाब पड़ेगा? 2 लीटर पानी किस बर्तन की तली पे ज्यादा प्रेशर, ज्यादा दाब डालेगा, ये आपको बताना है। 3 बर्तन है, तीनों मैंने 2-2 लीटर पानी डाला, बताओ किस बर्तन की तली पे ज्यादा प्रेशर दाब पड़ेगा, ये आपको बताना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। एक बच्चा परेशान हो गया बड़ा। बिहारी रेंजर वी सफिक, जितने बच्चे सी कह रहे हैं उनका बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो आपने बेटा जब 2 लीटर पानी इस वाले बर्तन में डालोगे तो मान लो कि 2 लीटर पानी इस बर्तन में यहां तक आया, जो बिल्कुल रेगुलर शेप का है, पहले इसमें डाल लो, इसमें यहां तक आ गया। लेकिन वही 2 लीटर पानी इसमें डालोगे, इस बर्तन का तो ऐसा खुला हुआ है मुंह, तो इसमें कम हाइट में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन वही 2 लीटर पानी अब इस वाले बर्तन में डालोगे, ये अंदर को दबा हुआ है, ये ज्यादा ऊंचाई में जाके एडजस्ट हो पाएगा वही 2 लीटर पानी। तो जिस बर्तन की में पानी ज्यादा ऊंचाई तक भरा हुआ है उसकी तली पे प्रेशर क्या पड़ेगा, ज्यादा। मान लो H3 हाइट तक भरा हुआ है, यहाँ पे H2, यहाँ पे H1, तो बेटा इसकी तली पे प्रेशर पड़ रहा है P1, इसकी तली पे प्रेशर पड़ रहा है P2, इसके पड़ रहा है P3। तो हमें पता है कि H3 सबसे ज्यादा हाइट है H2 से, H2 ज्यादा हाइट है H1 से, तो सबसे ज्यादा जहां हाइट होगी वहां प्रेशर भी ज्यादा होगा, यानी कि प्रेशर P3 ज्यादा होगा P2 से, P2 ज्यादा होगा P1 से। तो इस बर्तन की तली पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, जो बच्चों ने सी बोला है। देखो तीनों का बेस एरिया सेम ही है पर लेकिन इनकी शेप अलग अलग है। तो वही 2 लीटर पानी इसमें यहां तक आया तो ये बर्तन ये वाला खुला हुआ है, यहाँ पे कम ऊंचाई में पानी रहेगा, और यहीं पे यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा ऊंचाई तक भर जाएगा। और जब कोई लिक्विड या गैस प्रेशर लगाती है वो डिपेंड इस बात पे करता है कि कितनी ऊंचाई तक भरा हुआ है, तो यहाँ ज्यादा ऊंचाई तक भरा हुआ है। ठीक है, चलो आज के लिए इतने रखेंगे, बाकी हम मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, तो राजीव, दुर्गेश, डांगी, सुमित, रंजन, कविता देवी, चंदन कुमार, बिहारी बाबू, साइना, ये बच्चे हमें लगातार आंसर दे रहे थे। रोशनी, सुशील कुमार, शुभ, दिव्या प्रकाश, अंजलि वर्मा, अभिषेक,
राधिका, शाफिक, रजा, अंजलि, नाजिया, परवीन, वरुण, रवि, प्रिंस, विनीत सिंह, राहुल, मीना, अक्षय, हिमांशी, जय, जितेंद्र कुमार, सभी को बहुत नमस्कार। महेंद्र जी, संजना, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।